हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस भूषण नाथ में आपका स्वागत है। आज हम 3.2 आज हमारा जितने भी सवाल हैं सभी का हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो कल से हम 3.3 पे चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो 3.2 का सवाल नंबर 19 है, ध्यान देना। तो सवाल नंबर 19 बोला है कि किसी व्यापार संघ में किसी व्यापार संघ के पास 3,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप व्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला तो 1,800 हो और दूसरा 2,000। मीन्स इसमें दो सवाल हैं। ठीक, तो ये जो सवाल है इसमें हमको कितनी बार सॉल्व करना होगा? 2 बार। अब यहाँ ध्यान देना, हमारे कहने का मतलब इस सवाल पे ध्यान देना। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, मतलब उसके पास कुल कितना रुपया है? 30,000 रुपया उसके पास है। बोल रहा है दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में, मतलब 2 प्रकार में बांटना है। ठीक, 2 प्रकार में बांटना है, 2 जगह पे। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज तथा दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। मतलब मान लो तुम्हारे पास 30,000 रुपया है, एक लोग को 5% पे दोगे और दूसरे को 7% पे। फिर बोला है कि गुणन आव्यूह के गुणन द्वारा निर्धारित करना है। किसके द्वारा? आव्यूह के गुणन द्वारा निर्धारित करना है कि दोनों बांडों में निवेश के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना हो? 1,800। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो सबसे पहले कि हमारे पास रुपए कितना है? 30,000। अब यहाँ ध्यान देना, हमको अगर 30,000 रुपया है तो प्रथम बांड में निवेश के लिए जो धन होगा, ध्यान देना सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन जो होगा प्रथम बांड में निवेशित धन, प्रथम बांड में निवेशित धन मतलब जो पहले बांड में निवेशित धन करेंगे वो मान लो x रुपया है। कितना रुपया? x रुपया। अच्छा, आप बताओ द्वितीय बांड में कितना निवेशित धन होगा? फिर द्वितीय बांड में निवेशित जो धन होगा वो कितना होगा? अब यहाँ ध्यान देना, कुल तुम्हारे पास 10 रुपया है। कुल तुम्हारे पास कितना रुपया है? 10 रुपया। अगर तुम 2 रुपये किसी को दे दिए तो तुम्हारे पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। ध्यान देना, 10 रुपया है तुम्हारे पास और कितना दे रहे हो? 2 रुपया। तो तुम्हारे पास बचेगा कितना? 8 बचेगा। 8 ही कैसे आया? जब 10 में से 2 हम क्या किए? घटा दिए। उसी प्रकार ध्यान देना, इनके पास कुल कितना रुपये है? 30,000। कुल कितने रुपए है? 30,000। 30,000 में ये प्रथम बांड में निवेश कितना कर रहा है? x रुपया। कितना रुपया? x रुपया। तो अब उसके पास बचेगा कितना? वही 30,000 में से कितना घटा दोगे? x घटा दोगे। तो समझ में आया ना? मतलब उसके पास पहले 10 था, फिर 2 खर्च किया, 8 बचा। 8 बचा कैसे? जब ऊपर वाले में से 2 घटा दिए। उसी प्रकार 30,000 रुपये उसके पास कुल थे, उन्होंने x रुपये प्रथम में दे दिया, तो जो दूसरे बॉन्ड में जमा करेगा वो कितना होगा? 3,000 माइनस x होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल में और आगे बात किया जाए तो अब हमको इसको दिखाना किससे है? आव्यूह के तरीके से, आव्यूह के गुणनखंड से। तो अब हम यहाँ से जानते हैं, ध्यान देना, हमारे पास रुपए कितना है? पहले तो x है, फिर कितना है? 30,000 माइनस x है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से हमको जो समझना है, प्रथम बांड को ध्यान से ध्यान देना, प्रथम बांड पर 5% और दूसरे बांड पर 7%। अच्छा, अब तुम बताओ, अगर हम इसको ऐसे ध्यान देना, 5% प्रथम बांड पे और दूसरे बांड पे 7%, तो ध्यान देना पहला वाला जब इसका हम गुणा कराएंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे तो ये x जाएगा 5 के पास और 30,000 माइनस x जाएगा 7 के पास। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जाएगा पहले के पास और दूसरा जाएगा दूसरे के पास, इसलिए ये स्तंभ में गुणा हुआ है, ना कि पंक्ति में। मतलब पहले वाला निवेशित धन पहले के पास जाएगा, दूसरे वाला दूसरे के पास। दिया कितना है? 1,800 रुपये। कितना? 1,800। अब इसी को सॉल्व कर लो। ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो क्या होगा? ध्यान देना,
इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति का गुणा किसके में होगा, पहले स्तंभ में, तो x का गुणा किसके में होगा, ध्यान देना, x का गुणा किसके साथ होगा, 5% के साथ। ठीक, फिर क्या होगा, प्लस x का गुणा किसके साथ होगा, 5% के साथ होगा। फिर ध्यान देना, x का गुणा किसके साथ, 5% के पास, फिर बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। 30,000 माइनस x का गुणा किसके साथ होगा, 7 के साथ। भाई हम यही तो पढ़े हैं, ध्यान देना कि पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में, तो x गया 5 के पास और 30,000 माइनस x गया 7 के पास, बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो 5 हो गया। अब 7 का गुणा किसके साथ होगा, 7 का गुणा होगा 30,000 माइनस x के साथ। ठीक, 7% का गुणा होगा, ध्यान देना, ये गलती ना कर देना, 7% है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और बराबर कितना दिया हुआ है, 1800, कितना दिया हुआ है, 1800। इसको सब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, x हो गया, x गुणे के 5 हो गया, परसेंट का मतलब बटे के 100, फिर उसी प्रकार ध्यान देना 7 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया, 30,000 माइनस x हो गया, बटे के परसेंट मतलब 100 हो गया, फिर ध्यान देना बराबर कितना दिया हुआ है, 1800। अब हम यहाँ से जानते हैं कि 5 का गुणा x से गुणा कराएंगे तो 5x बटे के 100 हो गया, प्लस में 7 का, ध्यान देना पहले इसको और सॉल्व कर लो। ध्यान देना ये जो दिया हुआ है हर में भी 100 है, यहाँ पर भी हर में 100, यहाँ पर भी है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आ गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसको सॉल्व करेंगे तो जब हर बराबर हो तो अंश को ऐसे लिख दिया जाता है, तो 5 का x से गुणा कराएंगे तो 5x, प्लस में जब 7 का 3 से गुणा कराएंगे तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो गया, फिर 4 जीरो है, 4 जीरो लगा लो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा x से तो 7x हो गया, इसको और सॉल्व करोगे, ध्यान देना, जब हम इसको अब और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब 21,000 है ये, ठीक, 21 मतलब 2,10,000, जब 7x में से 5x घटाएंगे तो कितना x होगा, 2x। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा, बराबर में कितना दिया हुआ है, 1800। अब यहाँ ध्यान देना, जब 100 का गुणा किस में होगा, 1800 में, तो ध्यान देना ये 18 लिख दो, 1800 रहेगा, ये 2 जीरो और बढ़ा दो, 2 जीरो और बढ़ गया। अब इसी को सॉल्व करोगे तो ध्यान देना, ये -2x है, उधर जाएगा तो +2x हो जाएगा, मीन्स 21 4 जीरो हो गया, माइनस में 18 4 जीरो हो गया, इज इक्वल टू, इधर -2x है, उधर जाएगा तो प्लस में 2x हो गया। यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 21 में से जब 18 घटाओगे तो कितना आएगा, 3, जब 21 में से 18 घटाओगे तो 3, और 4 जीरो है तो 4 जीरो रख लो। ठीक, बराबर कितना है, 2x, बराबर कितना है, 2x। अब हम जानते हैं कि ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 30,000 बटे के 2 बराबर x, जब काट दोगे तो 15 दूनी के 30, मीन्स जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 15,000 रुपये। मतलब पहले बांड में निवेशित धन कितना होगा, 15,000, और दूसरा हम निकाले थे कितना, 30,000 माइनस x, यही तो लिखा जाएगा ना, दूसरे बांड में यही तो लिखा जाएगा, 30,000 माइनस x, जब इनको जोड़ देंगे फिर 30,000 आ जाएगा। तो 15 पहले में x आ गया, फिर दूसरा बांड में निकालोगे तो 30,000 में जब x का मान 15,000 रखोगे तो दूसरे बांड में भी कितना आएगा, 15,000। ठीक, तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम बात करें सवाल नंबर दूसरे की, किसकी बात करें, सवाल नंबर दूसरे की, आपकी दिया हुआ कितना, 2,000 रुपये, कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपये। मतलब यही पूरा नियम होगा कि x 30,000 माइनस x, फिर दिया हुआ है 5% और 7%, फिर दिया हुआ है बराबर में, अब की बार कितना दिया हुआ है, 2,000, जबकि इसके पहले में कितना दिया हुआ था, मात्र 1800, कितना, 1800। फार्मूला यही रहेगा, जहां 1800 है वहां पे कितना हो जाएगा, 2,000। अब इसको सॉल्व करो। अब हम जानते हैं कि x का गुणा 5 के साथ और इसका गुणा 30,000 माइनस x का गुणा 7 के साथ, तो ध्यान देना, x का गुणा 5% के साथ, फिर बीच में प्लस लगा लो, और 7% का जो गुणा होगा वो होगा 30,000 माइनस x के साथ। ठीक, बराबर में कितना दिया हुआ है, 2,000। अब यहाँ से इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x बटे के 100, क्यों, क्योंकि परसेंट हटेगा तो क्या आएगा, नीचे 100,
प्लस में ये हो गया 7/100, क्योंकि परसेंट हटेगा, हमेशा ध्यान देना जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 30,000 माइनस x हो गया, ठीक। फिर बराबर में कितना दिया हुआ है 2,000। इसको और सॉल्व करोगे तो ध्यान देना क्या होगा 100 इसमें भी 100 इसमें भी, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 100 आ गया, लिख लो। फिर हम क्या जानते हैं, ध्यान देना जो ऊपर है उसको ऐसे लिख लेते हैं 5x प्लस 7 त्रिक 21, फिर 3 जीरो 4 जीरो है 4 जीरो लगा लो, माइनस में 7 का जब x से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 7x, बराबर कितना दिया हुआ है 2,000 दिया हुआ है, ठीक। जब हम इसका 2 जीरो का गुणा इससे कराएंगे तो ध्यान देना क्या होगा, ये 5x में से जब 7x घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2x, बराबर भाई 5x माइनस 7x, जब 7x में से 5x घटा दीजिए तो 2x आया, और ये 21 पूरा लिख लो, 21 और 4 जीरो, बराबर में ध्यान देना जब ये 2 जीरो का गुणा इसमें होगा तो 3 जीरो पहले था, 2 जीरो यहाँ कितना 5 जीरो, 2 3 4 और 5। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, ध्यान देना इसको हम जब घटाएंगे तो इधर -2x है, उधर जाएगा तो +2x हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ध्यान देना। तो 21 फिर 4 जीरो लगा लो, -2, आपकी ध्यान देना 5 जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 5, बराबर इधर -2x है, उधर जाएगा तो प्लस में 2x। अब जब इसको घटाओगे तो ध्यान देना घटा रहे हैं, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो आएगा तो 4 जीरो ही आ जाएगा, ठीक। फिर ध्यान देना जब हम 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, इसको घटा लेना, बराबर में 2x हो गया। अब यहाँ ध्यान देना ये 2 ऊपर है, 2 कहाँ आएगा नीचे, तो ध्यान देना 10,000 बटे के 2 बराबर कितना आ गया x आ गया। तो अब जब हम इसको काटेंगे 2 पंचे के 10 मीन्स 5 लिख दिए, 3 जीरो लगा दो, बराबर में कितना है x, तो x का मान कितना आ गया 5,000। तो अब यहाँ ध्यान देना जब x का मान कितना आ गया 5,000, तो दूसरे प्रथम बांड में कितना आ गया, पहले बांड में कितना आ गया 5,000, तो सेकंड बांड में कितना आएगा, सेकंड बॉन्ड में जो आएगा 30,000 माइनस x है, कितना है 30,000 माइनस x। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 30,000 माइनस x का स्थान कितना है 5,000, जब 30 में से हम 5,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25,000, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें सवाल नंबर नेक्स्ट, तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, ध्यान देना हमारा सवाल नंबर 20 दिया हुआ है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। ध्यान देना प्रति पुस्तक मतलब एक पुस्तक का दाम बोला है, कितने का, एक पुस्तक का, ना कि दर्जन का, ठीक। एक पुस्तक है तो आप बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान की कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ ध्यान देना हमारे पास कुल कितनी पुस्तकें हैं, पहले ध्यान देना, तो पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान। अब ध्यान देना 10 पुस्तक नहीं 10 दर्जन है, तो ध्यान देना हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हम ध्यान देना मानना ए, जो ए है वो पुस्तक को दिखाएंगे, ए किसको दिखाएंगे पुस्तक को, और जो बी है वो मूल्य को दिखाएंगे, ए पुस्तक को दिखाएंगे और बी मूल्य को। अब यहाँ ध्यान देना तो हम यहाँ से हम लिखेंगे ए का मान कितना है, ध्यान देना तो ए जो है पहला तो 10 दर्जन कितना है 10 दर्जन जो है रसायन विज्ञान, तो 10 गुणे के 12, ये गुणे के 12 क्यों कर रहे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 10 हुआ और दर्जन दिया हुआ इसलिए 12, फिर 8 दर्जन दिया हुआ है भौतिक विज्ञान तो 8 गुणते के 12 हो गया, फिर दिया हुआ तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र, 10 दर्जन अर्थशास्त्र मतलब 10 गुणते के 12, तो एक आव्यूह ए हो गया। अब यहाँ ध्यान देना जो आव्यूह बी दिया हुआ है हम क्या जानते हैं कि पहले का गुणा पहले के साथ होगा, दूसरा का दूसरे के साथ और तीसरा का तीसरे के साथ। तो ध्यान देना अब हमको क्या दिया हुआ है क्रमशः विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 रुपया प्रति पुस्तक, 80, 60 और 40, 80, 60 ध्यान देना 80, 60 और 40 रुपया प्रति पुस्तक। अब यहाँ ध्यान देना अब हम जानते हैं कि a इंटू बी का गुणा करा देंगे, a इंटू बी का गुणा करा देंगे तो जो रुपया निकलेगा वही आएगा। भाई क्यों क्या जानते हो कि अगर एक कॉपी 2 रुपया की, एक कॉपी कितने की 2 कॉपी 1 रुपया,
एक कॉपी 2 रुपया की, तो 5 कॉपी कितनी होगी, 5 दूनी के 10 रुपया, मतलब गुणा कराते हो ना, तो वही सिंपल सा तो नियम है कि पहले का ए और बी का क्या कराओगे, गुणा कराओगे। तो यहाँ ध्यान दें, जब हम ए और बी का गुणा कराएंगे तो क्या है 10 है, सॉरी यहाँ ध्यान दें, इसको गुणा करा दो, 12 धाम के 120 हो गया, 12 अट्ठे के 96 हो गया, फिर 12 धाम में के 120 हो गया। यहाँ ध्यान देना, इसको गुणा किससे कराएंगे, 80, 60 और 40 से। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको गुणा करा देंगे तो क्या होगा, 120 जाएगा 80 के पास, 96 जाएगा 60 के पास, 120 जाएगा 40 के पास। भाई यही तो पढ़ के आए हो कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या। तो ए में कितने स्तंभ, 1 2 3, और बी में कितनी पंक्ति, 1 2 3। तो पहले ध्यान देना, पहली पंक्ति को गुणा कराएंगे तो लिखेंगे किसमें, पहली पंक्ति में। तो ध्यान देना 120, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 120 का गुणा किसके साथ होगा, 80 के साथ। तो 120 गुणे थे 80 हो गया, फिर बीच में क्या लगेगा प्लस, 96 का गुणा किसके साथ होगा, 60 के साथ, 96 गुणे के 60, फिर बीच में क्या लगेगा प्लस, 120 का गुणा किसके साथ होगा, 40 के साथ। तो 120 गुणे के 40 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ध्यान देना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 अट्ठे के 96, 12 अट्ठे के 96 मीन्स 96 100 हो जाएगा, 2 जीरो है, 1 देखो 12 अट्ठे के 96 हो गया, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका लिख लो, प्लस में ध्यान देना जब हम इसका गुणा कराएंगे तो पहले 1 जीरो लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना 6 छंग 36, 36 की 6 हासिल 3 और 6 9 54, 54 3 कितना होता है 57। फिर ध्यान देना जब इसको हम प्लस लगाएंगे तो 12 चौक 48 और फिर कितना जीरो है, 2 जीरो है, इसको लिख लो भाई, 12 चौक 48, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, दोनों जीरो लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको सॉल्व और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो गया, फिर ध्यान देना 0 6 0 मतलब 6 आ गया, फिर ध्यान देना 8 7 15, 15 6 21 की हासिल 2 4 2 6 6 5 11 और 11 9 20, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, मतलब 20,160 रुपया। ठीक, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 21 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 21 की, तो हमारा जो सवाल नंबर नेक्स्ट है वो सवाल नंबर 21 है। ठीक, तो ये 21 और 22 दोनों के लिए दिया हुआ है कि मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः 2 इंटू n, 3 इंटू k, 2 इंटू p, n इंटू 3 तथा p इंटू k कोटि के अवयव हैं। नीचे दिए गए क्रमशः 21 और 22, नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनना है। ठीक, मीन्स ये एक सवाल नंबर 21 दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करो, फिर जो आंसर आए इसमें जो आए वही तुम्हारा क्या होगा, सही होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो दिया हुआ है कि मान लीजिए x y z w तथा p क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, क्रमशः का मतलब क्या होता है क्रम से। तो x का मान ये है, y का मान ये है, z का मान ये है और w का मान n इंटू 3 है और p का मान p इंटू k है। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो सबसे पहले हमको अगर ये सॉल्व करना है सवाल, तो यहाँ में जो सबसे पहला काम होगा कि हम p अवयव की कोटि निकालेंगे, पहले p अवयव की कोटि निकालेंगे कि फिर y की। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो ध्यान देना p अवयव की कोटि जो होगी, p अवयव की कोटि, तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम p अवयव की कोटि की बात करें तो क्या होगा, तो यहाँ ध्यान देना ये p है, तो जो p अवयव की कोटि है, तो p अवयव की जो कोटि दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x y z। ठीक, तो जो p अवयव की कोटि दिया हुआ है वो p इंटू k दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, p इंटू k दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना, फिर जो y दिया हुआ है तो y अवयव की कोटि जो होगी, y अवयव की कोटि, अब यहाँ ध्यान देना जो y अवयव की कोटि होगी तो यहाँ पे y देखो सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे कितना सेकंड नंबर पे है 3 इंटू k, तो 3 इंटू k। अब यहाँ ध्यान देना, हमको यहाँ ध्यान देना ये है कि अब पी वाई परिभाषित होंगे यदि, अभी जो p और y दिया हुआ है, पी वाई परिभाषित होंगे, पी वाई परिभाषित होंगे यदि, अब यहाँ ध्यान देना भाई के इधर भी
तो के से अगर यहाँ से के का मान 3 रख दिया जाए, कितना, के का मान 3 रख दिया जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, परिभाषित हो जाएंगे। मीन्स के का मान जो है वो क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम उसी प्रकार बात करें इसमें आगे जो दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि W और Y, अगर हम बात करें W और Y की, तो जो W का दिया हुआ, ध्यान देना, W आव्यूह की कोटि, W आव्यूह की जो कोटि होगी, W आव्यूह की जो कोटि होगी वो क्या होगी, ध्यान देना, W आव्यूह मीन्स चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4 मीन्स जो W आव्यूह की कोटि होगी वो n इंटू 3 होगी, n इंटू 3 होगी। और उसी प्रकार हम जो Y आव्यूह की कोटि होगी, Y आव्यूह की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, ध्यान देना, Y आव्यूह, तो Y आव्यूह की जो कोटि होगी वो होगी 3 इंटू के, भाई 3 इंटू के। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें W और Y परिभाषित हैं, W और Y परिभाषित हैं, इसलिए W Y परिभाषित हैं, तो जो n इंटू के होगा, n इंटू के होगा, वो n इंटू 3 के का होगा, बराबर होगा। n इंटू जो के है वो n इंटू 3 के का होगा, बराबर होगा। ध्यान देना, जो n इंटू के है वो n इंटू 3 के बराबर होगा। अगर हम बात करें जो n इंटू के है वो n इंटू के है वो n इंटू 3 के, तो यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल में बात करें तो n इंटू 3 है, n इंटू 3 है वो k इंटू 3 के बराबर होगा, n इंटू 3 है जो वो k इंटू 3 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए पी वाई प्लस WY परिभाषित होंगे यदि, मतलब ये दोनों PX और WY होंगे यदि P बराबर कितना हो जाए, n हो जाए, यदि P बराबर कितना हो जाए, n हो जाए, और K बराबर कितना हो जाए, 3 हो जाए। ठीक, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान देना, P बराबर n है और K बराबर 3, यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, P बराबर n बराबर P और K बराबर 3 होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम अगर और सॉल्व करें तो जो हमारा सवाल नंबर 22 है, ध्यान देना ये अंतिम सवाल है कि मान लीजिए कि XYZ तथा WP क्रमशः दिए हुए हैं, इतना कोटि के आव्यूह हैं, तो नीचे दिए गए प्रश्न 21-22 में सही उत्तर देना था, तो प्रश्न 21 हो गया। प्रश्न 22 क्या बोला, ध्यान देना, यदि n बराबर P तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब 7x माइनस 5z की कोटि पूछा है तो यहाँ से जो हमारा सबसे पहला काम होगा, ध्यान देना, जो सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ से तुमको पहले x की कोटि फिर z की कोटि, पहले x की कोटि फिर z की कोटि। यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ से लिखेंगे कि x सॉल्यूशन में x आव्यूह की जो कोटि है, x आव्यूह की कोटि। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें बात करें x आव्यूह की जो कोटि है वो कितना दिया हुआ है, तो x आव्यूह की जो कोटि दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 2 इंटू n दिया हुआ है। x आव्यूह की कोटि कितना दिया हुआ है, 2 इंटू n। और अगर बात करें हम z आव्यूह की कोटि, तो z आव्यूह की जो कोटि दिया हुआ है, z आव्यूह की कोटि दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, z आव्यूह की कोटि मतलब तीसरा नंबर, तो 1 2 3 2 इंटू p दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम लिखेंगे कि इसलिए 7x माइनस 5z परिभाषित होंगे यदि p बराबर कितना हो, n हो। ये सवाल में ही दिया हुआ है कि n बराबर p या p बराबर n, तथा इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होनी चाहिए, बताओ। ध्यान देना, जब इसकी कोटि कितनी हो जाए, p इंटू 2 हो जाए या 2 इंटू n, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना, कि p पंक्ति 2 स्तंभ और 2 पंक्ति n स्तंभ, तो इसका तथा इसकी जब कोटि कितनी हो जाए, 2 इंटू n हो जाए, तब ये कहाँ होंगे, 7x माइनस 5z की
कोटि होंगे। ठीक, तो ये आज का हमारा 3.2 का अंतिम सवाल था। ठीक, वीडियो को एक बार 2 बार देखना, फिर कॉपी में लिखना। ठीक, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।